Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी संजय तलगुलकर मैम उन्होंने अपना एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सर। जी वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। पहले तो ग्रेटिट्यूड डॉक्टर सैमुअल हैनीमन जिन्होंने हमें इतना ब्यूटीफुल साइंस दिया है। नहीं तो कई पेशेंट हमें ऑपरेशन की तरफ जाते हुए रोक सकते हैं। तो पहले नमन उनको। और जो भी ग्रुप में हमारे मेंटर है, सीनियर मेंटर डॉक्टर परवीन सर, दिलीप जानी सर, मनोज जायसवाल सर, माडिक सर, शिंदे सर और सभी जो डेली अपने केसेस शेयर करते हैं और उनसे हम सब सीख रहे हैं, उन सबको मेरा ग्रेटिट्यूड। और मैं अपना केस अभी चालू करती हूँ। ये जो केस है एक 40 इयर्स फीमेल का है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, 3rd नंबर की सिस्टर इन लॉ है। उनको एक बेटा है, वो 18 इयर्स का है और एक लड़की है, वो 13 इयर्स की है। तो और हस्बैंड है उनके, वो जो बॉम्बे में रहते हैं। और ये तीनों लोग इधर रहते हैं हमारे गांव के पास, एक 10 किलोमीटर पर एक दूरी पर एक गांव है, वहाँ रहते हैं। तो इनको क्या हो गया कि 4 महीने से डिसमेनोरिया चालू हो गया, जो कभी उनको था ही नहीं। और बीच बीच में एब्डोमिनल पेन्स आते थे, क्रैम्प्स आते थे। और पेन्स इतने चालू हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड उस गांव में प्रैक्टिस करते हैं, शाम को उधर जाते हैं। तो उन्होंने 2-3 बार उनको दिखाया। तो ज्यादातर कैसे करते हैं कि जो भी उनको तकलीफ है तो वो घर में नहीं बताते, अपने आप मैनेज करने का देखते हैं। तो उस टाइम उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, उनको पेन किलर दिया और इंजेक्शन वगैरह दिया, लेकिन कम नहीं हुआ। तो बाद में उन्होंने कहा कि वो गायनेक को दिखाओ उधर। उनके पास एक गायनेक रहती है दूसरे गांव में। तो उधर उन्होंने दिखाया। तो उस टाइम मैडम ने, उस गायनेक मैडम ने उनको हार्मोनल पिल्स देके वो डिस्मेनोरिया कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पिल्स देने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी सोनोग्राफी की 2 महीने के बाद। और वो 2 महीने तक उन्होंने वो 21 पिल्स होते हैं वो देकर उनको देखा कि कम होता है क्या। बाद में उन्होंने सोनोग्राफी की तो उसमें वो सिस्ट निकला 3.5 इंटू 3.8 सेंटीमीटर का। और उन्होंने कहा कि ये कम होता है क्या देखते हैं। और एक बार उन्होंने हार्मोनल पिल्स दिए और उन्होंने बताया कि अभी ये कम होता है क्या देखते हैं, नहीं तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी अगर पेन इतना ज़्यादा है तो। तो उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया, बॉम्बे में रहते हैं उनको। तो वो उन्होंने एक हमारे गांव से 40 किलोमीटर पर दूरी पर एक स्कीम, जो गवर्नमेंट स्कीम होते हैं, वो वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ में फ्री में सर्जरी होती है। तो उन्होंने उस हॉस्पिटल में वैसा उसको सुझाव दिया ननद को मेरी। तो और उस मैंने मुझको उन्होंने बताने के लिए ऐसे बताने के लिए फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है तो सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो जल्दी सर्जरी करते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो मैंने पूछा कि मैं एक बार देखती हूँ ऐसा प्रॉब्लम कैसा है। तो मैंने उन्होंने उनको फ़ोन किया। तो पहले तो ऐसे नॉर्मल हमारी बातें हुई। और बाद में मैंने उनको पूछा कि कल आपके मिस्टर ने फ़ोन किया था, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने सब बताया कि ऐसा मेंसेस के टाइम सीवियर पेन हो रहा है, लेकिन ऐसा ही मैं मैनेज कर रही हूँ। और मैंने पूछा कि मैं कैसा पेन्स होता है, पेन्स कैसा होता है। तो वो बोलती कि मेंसेस के पहले तो दर्द ज़्यादा होता है, मेंसेस के टाइम भी दर्द ज़्यादा है और बीच बीच में भी दर्द होता रहता है। तो मैंने उनको पूछा कि जब दर्द होता है तो आप क्या करती है। तो वो देखिए दर्द होता है तो मुझे थोड़ा ज़्यादातर मैं ध्यान नहीं देती, ऐसे ही मैं काम करते रहती हूँ।
लेकिन जब ज़्यादा दर्द होता है तो मुझे सोने का मन करता है, लेकिन सोने सोने का मन करता है, लेकिन ऐसे मुझे रेस्ट करो, बैठो कुछ चुपचाप ऐसा लगता है। लेकिन बाद में वो ब्लाउज और सिलाई का काम लेती है, तो उनके वो ऑर्डर से वो देने पड़ते हैं टाइम पे। तो और इसको जब रेस्ट करने की वो सोचती है, तो वो ब्लाउज की वो उसको ऑर्डर की ध्यान आता है वो। तो कई लोगों की शादी होती है, फंक्शन होते हैं, तो उनको टाइम पर देना पड़ता है। तो ये उठकर फिर से सिलाई का काम करती रहती है। और जब मैंने पूछा कि जब पेन होता है तो कैसे उस आपको रिलीफ मिलता है, तो वो बोलते हैं कि उसको बैक एक का भी प्रॉब्लम था बीच बीच में। तो उस टाइम वो बैक पर सोना और वो ऊपर पाए पकड़ के ऐसे बैठती थी थोड़ा देर के लिए, ऐसा रखा तो मुझे अच्छा लगता है ऐसा। वो लेकिन थोड़ी बार लेटती है और फिर काम को लग जाती है। तो मैंने पूछा कि इसको लेके टेंशन क्या है? अभी ये 3-4 महीने से हो रहा है। अभी आपको तो पहले से कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इतना ऐसा डिस्मेनोरिया नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपके मन में क्या चल रहा है? तो मैंने उनको पूछा, तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे टेंशन हर वक्त, मुझे एक्सीडेंट का टेंशन रहता है। वो कोई भी बच्चा अगर जाता है, उसका बेटा है, उसका नाम लिया और उसको वो जाता है स्कूल स्कूल को, वो उसके गांव के पास ही स्कूल है 2 किलोमीटर पर, लेकिन बीच बीच में वो गाड़ी से आता है अपने फ्रेंड के, दोनों फ्रेंड्स जाते हैं। तो उस टाइम मुझे एक्सीडेंट का डर लगता है। कहीं गाड़ी लेकर वो इधर आया तो भी मुझे डर लगता है। ऐसा नहीं कि वो नेबर वाला कोई भी बच्चा अगर जाता दिखा दिया तो इसको डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इसे डर जरूर लगता है। हमारा जब भी हमारे इधर आती है उस टाइम पर हमारा बेटा जब गाड़ी पर जाने की सोचता है, तो वही उस टाइम पे उसको डर लगता है। तो ये एक्सीडेंट का डर इसके दिमाग में था। और मैंने पूछा कि इसको या सिस्ट है, इसके बारे में क्या सोचती है आप? तो वो बोलती है कि सिस्ट है, लेकिन आपने भी बताया और उन्होंने डॉक्टर ने भी बताया कि सिंपल है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दर्द दे रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई बीमारी ज़्यादा बड़ी ना हो जाए ऐसे। क्योंकि मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड तो ये नहीं रहते नहीं हैं, लेकिन वो लड़का लड़की मेरे पास रहती है, तो मुझ पर थोड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा इसका कहना था। और ज्यादातर हम ऐसा वो क्या हो जाएगा और कौन सी बीमारी हो जाएगी ये सब ऐसा नहीं पूछ सकते कि बाद में आपको क्या लगता है ऐसा। तो ऐसा उसका कहना था कि मुझे कुछ हो ना जाए। तो उसके हस्बैंड को ऑपरेशन का बताया, तो उन्होंने तुरंत ऑपरेशन का निर्णय ही ले लिया। लेकिन ये कहती थी कि आपको ऑपरेशन ऐसा ऐसी डर लगता है तो हम ऑपरेशन करके निकालेंगे, ऐसा ऐसा मैंने कहा। तो वो बोलती है कि ऑपरेशन नहीं करना है मुझे, ऐसे कुछ मेडिसिन दे दो। अभी हम थोड़ा थोड़ा होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते थे, इसलिए मैंने उसको वो साहस किया कि मैं उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दूँ ऐसा। तो उनको बताया कि हाँ वो आपको मेडिसिन दे दो, देखते हैं नहीं कम हुआ तो बाद में ऑपरेशन करते हैं। तो उस टाइम मैंने उसको 30 के 3 डोसेज दिए थे। और 4-5 दिन के बाद उसको हल्का सा पेन हो गया, और वो जो डिस्चार्ज था उसमें से पतला सा व्हाइटिश ऐसा थोड़ा थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप वो निकल गया। और सेके नेक्स्ट मंथ में जब सोनोग्राफी की तो उस टाइम वो सिस्ट उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो एक केस था। और इसको एक ऐसी है बहुत अफेक्शनेट है, और इधर आती है तो उस टाइम भी सब केयर करना, सब जो जिनको जो जो चाहिए वो करके देती है, और सबको हेल्प करती रहती है। उनको इधर भी सिलाई के काम, जब नेबर के लोग रहते हैं तो ये अच्छे कपड़े ब्लाउज सिलाई करती है, तो वो भी उसको देते हैं, और इनसे वो पैसे भी नहीं लेती। इधर के मायके के लोग देते हैं उनको। तो ऐसे सबको हेल्प करती है, केयरिंग है। और उसकी उसको कुछ भी तकलीफ हुई और तो वो जल्दी बताती नहीं है कि मुझे ये दर्द हो रहा है। बाद में वो थोड़ा देर लेटेगी, लेकिन वो कहती नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने वो डिलीवरी का उसका इंसिडेंस लिखा है कि और अगर वो पेन सहती रही, लेकिन उन्होंने हमें उठाया नहीं कि दादा भाई भैया और भाभी सो रहे हैं, उनको मत उठाना। बाद में जब लास्ट के पेन्स
उसके चालू हो गए, तब रेस्टलेसनेस उसका ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी मदर ने हमें बताया, मेरी सास ने। तब डिलीवरी भी हो रहा था बच्चा ऐसा है। तो ऐसी पेन सहन करने वाली है, ज़्यादा तो किसी को तकलीफ नहीं देती। उनका ऐसा बिहेवियर है कि सबको करना, सबकी हेल्प करना, ऐसी है। तो ये केस है, बहुत सबने बहुत अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया है। तो कोई अपना इनपुट दे ताकि मैं केस डिस्क्लोज कर सकूं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड आफ्टरनून IHF फैमिली। मैं केस को मैंने जब पढ़ा था तो जब मैं बहुत बार मैं क्या करती हूँ कि कभी-कभी मैं नीचे से केस पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि रिटर्न केस में ये एक फ़ायदा होता है कि कुछ मेन पॉइंट है तो वो लास्ट में भी मेन पॉइंट की तरह लिखे जाते हैं। तो जब मैंने ये केस पढ़ा तो लास्ट को उसका जो केयरिंग वगैरह था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इतना केयर करने वाली मुझे एक जगह ऐसा लगा कि बियर्स द सफरिंग विदाउट आउटरीच वाला फील आया था। लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा डीप में जाकर देखा कि उसको मेन जो एंग्जाइटी है तो उसको काम की ज़्यादा फिक्र है। एक चिंता होती है ना, तो वो ज़्यादा है, क्योंकि बीच में जो केस का जो कोर मुझे मिला ना कि आप मुझे जल्दी ठीक करिए, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है क्योंकि मुझे काम करना है। उसका जो सिलाई का काम है ना वो ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंट लगा। तो एंग्जाइटी बिजनेस को मैंने पकड़ा था। और बच्चे की तो फ़िक्र हर जगह उसको ये है कि वो बाहर जाएगा, सिर्फ उसके बेटे की नहीं तो सारे लोगों की है उसको। तो वो मैंने उस पे फोकस करना छोड़ दिया, एंग्जाइटी बिजनेस को लेकर मैं आगे बढ़ी। और जल्दी से ठीक होना है तो फास्ट का फील भी आया था। और इसके साथ जब भी वो ऐसे रेस्ट करने को बेड पे जाती है तो उसको वो काम याद आते हैं, वो जो ब्लाउज़ वगैरह स्टिच करना वो सारा कुछ याद आता है। और वो सारे थॉट्स जो है उसको वहाँ से उठने के लिए मजबूर करते हैं। सो मैंने एक रूब्रिक लिया था कि डिल्यूजन्स बेड फोर्स हिम आउट ऑफ द बेड एज इफ समथिंग। जैसे कि वो जो बेड है वो बेड पे जाते ही उसको जो एंग्जाइटी है ना वो बढ़ने लगती है और कुछ करना ही पड़ेगा ऐसा सोच के वहाँ पर वो पड़े नहीं रहती है। सो वहाँ से उठकर वो काम के लिए चल पड़ती है। तो ये था। और दूसरा ये था कि अगर मैं बैठ गई तो मतलब मुझे जल्दी ठीक करो मेरा काम है, तो जिम्मेदारी एक वर्ड उसने यूज़ किया था, बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि उसके हस्बैंड तो मुंबई में रहते हैं। तो इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है तो काम तो करना चाहिए। तो ये इसको लेकर मैंने एंग्जाइटी बेंड सिटिंग बेंड भी लिया था। लेकिन श्योर मुझे ये रस्टॉक्स का फील 100% आ रहा था। सो दिस इज़ रस्टॉक्स। बाकी मैंने वो एक्सीडेंट का वगैरह कुछ भी ध्यान में नहीं लिया। सो मेरा फर्स्ट थॉट एंड फाइनल थॉट तो रस्टॉक्स है। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। जी थैंक यू पूजा मैम। जी और बताइए। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे भी ये रस्टॉक्स का ही फील आ रहा था केस पढ़ के, क्योंकि इतना पेन है ना इस ये पेशेंट को। इस पेन में इरिटेबिलिटी तो है ही पेन में, लेकिन इतना पेन में भी उनको काम करना है कि मुझे काम करना है, मुझे काम में दिक्कत आ रही है। तो मुझे ये टॉकिंग बिजनेस लगा और एंजाइटी बिजनेस अबाउट भी लगा, क्योंकि काम की चिंता है ऐसा लगा मुझे। और ये बहुत केयरफुल लेडी है और इतना पेन है फिर भी कुछ बोल नहीं रहे ना कि मुझे तकलीफ हो रही है ऐसा। तो मुझे केयरफुल रिलेटिव अबाउट लगा। और ये जो बच्चे का जो बोल रहे थे ना कि कुछ होना है ऐसा कुछ, तो ये फियर हैपन समथिंग विल, सिर्फ इतना ही रूब्रिक लिया मैंने। और एब्डोमेन पेन मेंसेस ड्यूरिंग ये सब लेके मैम मेरा तो रस्टॉक्सी आ रहा था, लेकिन एक डीडी थोड़ा सल्फर का भी लग रहा था मैम।
थैंक यू मैम। सल्फर कैसे मैम? मैम हाँ मैम, मुझे सल्फर इसीलिए लगा, आपने जो बोला ना कि ये सबके मदद भी करते हैं, बहुत केयरफुल भी, ये थोड़ा ऐसा सोच के थोड़ा सल्फर लग रहा था, लेकिन ज्यादा तो मुझे ये रस्टॉक्स का ही फील आ रहा था मैम। जो काम 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 जो बोल रहे हैं ना, वो उससे तो मुझे वो रस्टॉक्स का ही फील आ रहा था। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ ऐड करना है। यहाँ पे शुरू में ना वो उसके जो केस का सेकंड पार्ट है ना, उसमें उसके डर के बारे में आपने बताया है कि आप तो सुनते ही है ना कि कैंसर वगैरह, तो कुछ हो जाने का डर भी उसे है, कैंसर का डर भी है। और अगर मैं बैठ गई तो वो जो स्टिचिंग के ऑर्डर्स वगैरह है ना, तो वो भी मतलब इससे नहीं हो जाएंगे। तो इसके साथ कुछ हो जाने का डर और नुकसान होने का डर, ये दोनों भी ऐड करें तो भी रस्टॉक्स आता है। यस मैम। और कोई शेयर करने वाला है? हेलो। हेलो सर, डिस्क्लोज करें क्या? परवीन सर। जी जी मैम, अगर किसी और ने ऐड नहीं करना है तो हाँ, कर सकते हैं। बहुत सिंपल केस है। जी तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने रस्टॉक्स कहा है। ये रस्टॉक्स ही है। मेरी तो ननद है, इसलिए मैं सब उसका जानती थी कि इसको जो भी तकलीफ होती है तो उस टाइम वो कैसा रिएक्ट करती है। तो ज्यादातर उसको बैकएक होता था बीच बीच में, तो उस टाइम उसका ऐसा ही बिहेवियर रहता था कि वो बोलती थी कि मैं जब काम करती रहती हूँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे पेन ज्यादा होते हैं। तो माइंड में मुझे हमेशा लगता था कि रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स है, लेकिन उसको मेडिसिन ऐसा वो 2-3 बार उसको थोड़ा-थोड़ा तकलीफ हुआ तो उस टाइम वो गोलियाँ लेती थी और मैनेज करती थी। तो ज़्यादातर उसको होम्योपैथिक मेडिसिन देना है, ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया था। तो उसका वो था कि फर्स्ट मोशन एग्रीवेशन और वो उसका वर्किंग के टाइम उसको पेन्स नहीं होता, ये सब मेरे दिमाग में पहले से ही था। और ये क्या है, अफेक्शनेट है लेडी, और इसको एंजाइटी है, अपने बच्चों की है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, और केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट, जो भी जिसको कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा वो तैयार रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए, और उनकी केयर लेती है। अपना अपना कुछ देखती नहीं, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो नहीं देखती, लेकिन हमेशा सबकी केयर के लिए तैयार रहते हैं। उसका जो गांव है, उसका वो ससुराल है, उस जगह इनके मामा भी रहते हैं, मामा और मौसी लोग हैं वो रहते हैं, तो उनको सबको ये हेल्प करती रहती है, सबके मुंह में इसका ही नाम रहता है। तो केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, और जो भी उनके रिलेटिव्स है भी उनको भी हेल्प करती है, नहीं उनको उनकी भी केयर करती है, और जो भी उनके नेबर है उनकी भी है ये केयर करती है। और जो जिसे हॉस्पिटल ले जाना है हॉस्पिटल ले जाएगी, नहीं तो वो हॉस्पिटल कर को गए हैं लोग तो उनको रोटी बना कर देगी, उनको सब्जी बना कर देगी, ऐसा करती है। तो सब लोग इसे बहुत अच्छी तरह वो सब लोग ट्रीट करते हैं, और सब लोग इसके घर में ही रहते हैं ज्यादातर। इसके वो हस्बैंड नहीं है, तो कैसा होता है कि घर में हस्बैंड लोग रहते हैं तो बाहर की जो औरतें होती है वो घर में ज्यादा दूसरे के नहीं जाती, लेकिन इसका वो बाहर रहते हैं इसलिए। और ये सबसे बहुत अच्छा बोलती है, और सबकी केयर करती है, सबको हेल्प करती है। तो सब वो नेबर लोग में जो भी लेडीज होती है वो सब इसके घर में हमेशा ही उसके घर में
कोई ना कोई रहता ही है, और उनको सब खाना जो बनाए उनको वो देना, ऐसा वो सब करती है। तो केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स और केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट है। और इसका ऑपरेशन नहीं करना था, ऑपरेशन किया तो, और ऑपरेशन किया तो उधर रहना पड़ेगा 2-4 दिन, और बाद में वो केयर जो भी लेनी पड़ती है वो लेनी पड़ेगी। तो वो बिजनेस का उसका वो सिलाई का काम है, तो ब्लाउज दिए वो उनके फंक्शन के होते हैं, वो उस टाइम उनके गांव में वो सप्ताह रहता है, तो उस टाइम जो भी लेडीज उनको उसको ब्लाउज सिलाई के लिए देती है उनको देने पड़ते हैं, तो वो नहीं दे पाएंगे, ऐसा उसका ज्यादा ही था। तो एंजाइटी बिजनेस था, और इसको वो ऑपरेशन नहीं करना था। तो एक्सेप्ट अटेम्प्ट तो लिया था मैंने, और इरिटेबिलिटी पेन था उसका, इरिटेबल होती थी लेकिन बाहर से नहीं दिखती, लेकिन उसको चिड़चिड़ आती थी कि क्यों हो रहा है पेन ऐसा। और इसको रेस्ट करने का मन करता था, लेकिन वो रेस्ट उसको ले जाती थी रेस्ट लेने के लिए, तो उस टाइम वो दिमाग में आता था वो ब्लाउज का। तो बाद में वो पूजा मैम ने बताया वो जंपिंग आउट वाला रूब्रिक वो उधर एप्ट होता है, और वो मैंने उसकी मोडालिटी देखी थी। तो एब्डोमिनल पेन लाइंग बैक ऑन एमल्टेशन नी चेस्ट, नी ड्रॉन ऑफ चेस्ट, तो वो टिपिकल उसका था। ये सब लेके मैंने उसको रस्टॉक दिया था 30 के, उसके बाद वो सिस्टिजल हो गया। एक केस था। और उसको बाकी के जो भी कंप्लेंट्स है, उसके बाद उसको स्टोन का वो हमेशा रहता था कि स्टोन है, रिनल स्टोन है, पानी पीती थी। तो उसके बाद वो स्टोन का प्रॉब्लम भी बंद हो गया, लेकिन उसके रिपोर्ट्स में जो सेकेंड टाइम उसने जो सोनोग्राफी की उसमें स्टोन दिखाई दिए हैं दो, 6 mm का और 3 mm का है। लेकिन उसको अभी वैसा कुछ स्टोन का वो दर्द होता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं तो पहले तो वो बार बार वो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाती थी, पानी पीती रहती थी, लेकिन स्टॉक देने के बाद उसकी वो डर था वो एक्सीडेंट का, वो भी पूरी तरह कम हो गया। और जो उसका वो स्टोन का प्रॉब्लम था, भले रिपोर्ट में उसके स्टोन दिख रहे हैं, क्योंकि सोनोग्राफी जो की है तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास की है, तो ज़्यादातर मुझे लगता है पहले की भी उसमें भी स्टोन होने चाहिए थे, लेकिन बाद में वो 2 मंथ के बाद 6 mm का और 3 mm का स्टोन है, क्योंकि पहले जो भी सोनोग्राफी की थी उसमें भी स्टोन उसके रहते ही थे, ऐसा था। तो लेकिन वो स्टोन का उससे कुछ अभी तक प्रॉब्लम है। अभी 1 साल हो गया, 1.5 साल होने 1.5 साल होने वाला है कि उसको पेन बिल्कुल नहीं हुआ उसका। तो एक केस था। बाकी सब ने कार्सिनोसिन, कैलकेरिया, कार्बा लिखा है। कैलकेरिया का तो बहुत वो इतना सहन करने वाली नहीं है, जो भी होता है वो स्टार्टिंग एट प्रिक ऑफ नेडल, जो भी कुछ हुआ तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगी, और उनको उसको कोई तो संभालने वाला चाहिए, ऐसा उसको प्रोटेक्शन में चाहिए उसका, ऐसा रहता है। तो ये खुद ही अपने वो सिलाई का काम करते हैं, भले उसके हस्बैंड को भी पेमेंट है, लेकिन वो सब जो भी पैसा भेजते हैं तो वो बैंक में ही रहता है, ये खर्चा नहीं करती। अपनी सिलाई का काम से जो भी मिलता है वो खर्चा करती है, घर में जो कुछ भी लाना है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करनी है, तो वो सब अपने पैसे से करती है। और तो ज़्यादातर ये इंडिपेंडेंटली अपना खुद का ये करती है, और ज़्यादातर उनकी एंजाइटी ज़्यादा रहती है उसको, वो बच्चों की एंजाइटी कैसा करेंगे और बिजनेस की उसको। तो कैलकेरिया का अब तो नहीं, कार्सिनोसिन बहुत क्लोज आता है, लेकिन उसको कोई डोमिनेशन की हिस्ट्री नहीं है ना, हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, और सबका ये करती रहती है, किसी को प्लीज करने की ऐसा वो अच्छा कहे ऐसा कुछ नहीं है उसका, प्लीजिंग करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करती, जेन्युइनली वो सब करती रहती है। तो कार्सिनोसिन में मुझे नहीं लगा, और उसकी मोडालिटी की वजह से पहले से माइंड में मेरे स्टॉक्स चल रहा था, और उसके जो भी रूब्रिक्स मिले बाद में मुझे, तो मेरा स्टॉक्स कंफर्म हो गया। तो मैंने इससे रस्टॉक्स दिया है इस केस में। आपको कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, मैं मुझे अगर समझ में आता है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। और उसको जो मुझे लगता है कि वो कैंसर का वो था उसका कि जो भी मुझे उससे लगता है कि वो सिस्ट है, सिंपल है, फिर भी उसको डर था कि कुछ होना चाहिए, तो मुझे थोड़ा सुपरस्टिशियस का थोड़ा उसके उसमें उसमें भी वो ये है कि, लेकिन सिस्ट है हम बता रहे हैं, लेकिन उसको कैंसर का डर था। और कोई भी ऐसा गांव में अभी बोलते हैं कि कैंसर कितना बड़ा है,
जो भी तकलीफ होती है उसे जल्दी नहीं दिखाया तो उस टाइम वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा उसका कहना। तो वो सुपरस्टिशियस थोड़ा, हम दोनों अभी डॉक्टर है, बताने वाले हैं कि वो सिस्ट ऐसा सबको होता है, कुछ नॉर्मल है, तो फिर भी उसे डर लगता था कि कैंसर कैंसर में उसका कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका जो हस्बैंड है वो कलकत्ता का हर है, तो उसको छोटा भी जो कुछ भी हुआ तो उसे बहुत बड़ा लगता है कि अरे बाप रे कुछ हो जाएगा, तो सिस्ट है तो निकालना ही पड़ेगा अभी, जाओ जल्दी जाओ और वो निकालो, ऐसा उसका कहना था। तो ऐसा ये हमारा पेशेंट है अरेस्टॉक्स, वो बहुत अपने डिजायर को पीछे लेके रखेगा और वो दूसरों को हेल्प करेगा, ऐसा उसका बचपन से है। उसकी जो बहन है उसकी 2 साल आगे है, तो बहन उसकी थोड़ी ऐसे पलसीटर टाइप है कि जब जो चाहिए तो उसे चाहिए। तो बचपन से उसके पापा वो बताते हैं, मेरे सासुर है वो, कि जो भी लाया उसको फ्रॉक वगैरह तो ये चूज नहीं करती थी, कभी कभी उसकी बहन ही चूज करती थी, और उसके बाद जो भी रखा है तो मुझे चलेगा, ऐसा इसका था। कभी ये अपना मैं आगे जाकर कुछ नहीं लेती थी, उन्होंने जो भी लिया है और जो बचा है तो वो लेती थी। तो ऐसे ये सेल्फलेस पहले से है ज्यादा, तो मुझे जो मिला है उसमें मैं खुश हूँ, ऐसा उसका कहना है। तो अभी उसको ज्यादा एंजाइटी की वजह से वो बीमार गिरी है ज्यादा, तो ऐसा है। अंदर काम इतना करती है कि दिन भर वो खेत में भी काम करेगी, और उसका जो खेत है तो वो अकेली संभालती है, बाकी के लोगों से मिलके करती है वो। और उसमें से वो सिलाई का भी काम करती है, जो भी उस टाइम बचता है उस टाइम में सिलाई का काम करती है। रात रात 12 बजे तक वो सिलाई का काम करेगी, दिन भर खेत में काम करेगी, ऐसी वर्कोहलिक ऐसे पर्सन है वो, ऐसा है। किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। हेलो गुड मैम। इवनिंग मैम। हाँ मैम। मैम ये एस्केप अटेम्प्ट 2 वाला जो रूब्रिक है उसको थोड़ा सा बताइए ना। और एक्सकेप अटेम्प्ट मुझे मीन्स उसको अभी इस पेशेंट में क्या था कि उसको सर्जरी नहीं करनी थी, तो सर्जरी किया तो उसका वो रहना पड़ेगा, ये सब इसका दिमाग में चल रहा था, मुझे बिजनेस का प्रॉब्लम होगा, बच्चों का प्रॉब्लम होगा, तो इसके ये सब मुझे एक्सकेप करना है, ये मुझे नहीं चाहिए। सर्जरी की तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ये मैं टालना चाहती हूँ, वहां से भागना चाहती हूँ, ऐसा दूसरा रास्ता जो मुझे इजी लगता है वो मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन। जब मैं अच्छे से ठीक हो सकती हूँ तो मुझे ये ऑपरेशन से एक्सकेप करना चाहिए, ऐसा ऐसा इसका है। तो एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो वगैरह ऐसा बोलते हैं, उस टाइम दरवाजे से नहीं लेकिन वो विंडो से भाग जाना चाहता है, क्यों ऐसा डायरेक्ट मीनिंग होता है, लेकिन वो क्या होता है कि जब विंडो से आपको तकलीफ तो हो जाएगी, लेकिन वो बाहर निकल जाते हैं हम विंडो से, मेन दरवाजा तो उस टाइम उसको ज़्यादा खतरा है तो विंडो से निकल जाते हैं, ऐसा है। तो एस बस मध्ये बस जो एस टी होते हैं बस में, तो उस टाइम उधर लगा रहता है कि विंडो फॉर इमरजेंसी वगैरह। तो जब बस गिर जाती है तो विंडो उसका डोर बंद हो जाता है, लेकिन उस टाइम उस विंडो के थ्रू सब बाहर निकलते हैं। तो इसको क्या है वो जो मेन दरवाजा है तो वो सर्जरी उस टाइम उस सर्जरी बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन से उस विंडो से निकल जाऊंगी, ऐसा है एस्केप विंडो फ्रॉम। लेकिन इसको ये सर्जरी नहीं चाहिए, तो एस्केप करना है मुझे सर्जरी, ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी सर, परवीन सर, पूजा मैम, आप क्लियर कर दो मैम। टीना मैम समझ में आया? हाँ मैम, हाँ, इस इसको केस का सर्जरी आ नहीं गया करना है, समझ इसको में। करना है, हाँ, इस उसको केस का आ गया समझ में। हाँ, उसको वो सर्जरी नहीं करना है, उसको उससे वो भाग जाना चाहती है, सर्जरी नहीं चाहिए मुझे, मेडिसिन दे दो ठीक कर दो, ऐसा है। ओके मैम, थैंक यू। हेलो जी मैम। मैम। जी जी बोलिए अश्विनी मैं मैम। बोलूँ? मैम मेरी ये क्यूरी थी कि मैम जो ये लेडी को फियर था क्या कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा या फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब ये फियर था कि एक एंजाइटी थी फैमिली के प्रति,
मतलब क्योंकि ना मैम ये बहुत इधर की भी लेडीज बहुत बोलती है कि बहुत डर लगता है कि बच्चे का कोई या फैमिली मेंबर का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये क्या मतलब ये फियर हैपन विल समथिंग ये था कि ये एंजाइटी थी मैम? क्योंकि यही एक एंजाइटी और फियर की वजह से ही उनको सिस्ट आया है ना, यही उनका कारण है ना? ऐसा है मैम, वो उसको मैंने उसको बार बार पूछा कि फिर आपको बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसा लगता है? तो नहीं, मुझे अंदर से ही डर लगता रहता है, उसको फियर ज्यादा लगता है कि ऐसा हो जाएगा। किसी का भी बच्चा है, अगर हमारा बच्चा भी जाएगा उधर उनके पास तो वो पहुंचने तक वो उसका इंतजार करेगी, या वो बाद में फोन करना चाहिए, उस ऐसा ऐसा कहना था उसका। वो पहुंच गया कि नहीं, कुछ हो जाएगा उसका एक्सीडेंट। मैंने पूछा कि आपने एक्सीडेंट कहीं देखा है क्या? तो भी वो नहीं, मैंने कहीं कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा उसका कहना था। मुझे डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा है, अगर लड़के लोग जा रहे हैं तो उस इसके दिमाग में चलता रहता था एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा क्या, ऐसा। तो ये ज्यादातर उसका फियर था उसको, एंजाइटी थी अपने बच्चों की, लेकिन ये सबके बच्चों के लिए एंजाइटी। आप हम सब दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचते, लेकिन इसको लगा रहता थी कि कुछ हो, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा। हालांकि ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ भी नहीं, उन्होंने कोई एक्सीडेंट देखा भी नहीं, लेकिन इसको वो एक्सीडेंट का डर रहता था, ऐसा। और ये एंजाइटी तो है अपने बच्चों की, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है उसको, किसी भी बच्चे का। वो जाते हैं स्कूल को, जाते हैं वो ऐसे जल्दी में, वो तेज रफ्तार से जाते हैं गाड़ी या लेकर। तो इसे डर लगता था कि उनको कुछ हो जाएगा, ऐसा। हमेशा इसको डर, कोई गाड़ी लेकर जाता दिखा तो उसको इसको डर ज्यादा लगता था। अभी ये खुद जब बच्चा उसको लेकर आता था, उसको उस टाइम उसे डर नहीं लगता था, लेकिन वो अगर गया और कोई भी बच्चा दिखाई दिया, हमारा बच्चा भी उनको छोड़ने के लिए जाता था, तो बाद में रिटर्न आते तक उसको टेंशन रहता था कि घर पहुंचा कि नहीं, पहुंचा कि नहीं, ऐसा उसको लगता था। तो ज्यादातर इसका फियर ये रहता था उसका, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा। एंजाइटी भी थोड़ी है उसमें, अपने लोग होते हैं उनके लिए एंजाइटी, लेकिन ज्यादातर उसको फियर ही था एक्सीडेंट का। और मैंने उनको ज्यादा पूछा भी, आपके बच्चों का क्या ऐसा होगा? तो नहीं, ऐसा कोई भी जाएगा तो मुझे डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा ऐसा इसका कहना था। ओके जी मैम। मैम, फियर फियर डिजास्टर की रेमेडी है ना रस्टॉक्स। हाँ, फियर डिजास्टर का फियर डिजास्टर। रहता है उसको। और ये सब लोग हम जब हम पूछेंगे तो डिजास्टर वैसा वो सब बोलते नहीं कि क्योंकि कैसा है, हम सब क्या आपको क्या लगता है कैंसर हो जाएगा तो बाद में क्या हो जाएगा, ऐसा हम सबको पूछ नहीं सकते उसको कि क्या बोल रही है ऐसे, भाई भाभी कैंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे। हम सब वो क्या बोलते हैं, बिटवीन लाइन्स हमें सब वो सोचना चाहिए कि पेशेंट के मन में क्या चल रहा है। अभी उसको ज्यादातर डर वो कैंसर, सिस्ट है, गांठ है बोले तो। अभी ये हमारे रिलेटिव्स में 2 कैंसर डिटेक्ट हुए हैं, एक पेशेंट है, इसीलिए उसको ज्यादातर डर लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा। हम सब बताते हैं कि वो सिस्ट है, नॉर्मल सिस्ट है, लेकिन इसके मन में दिमाग में थोड़ा बहुत चलता रहता है कि वो कैंसर ही नहीं है ना, ऐसा ऐसा। तो सुपरस्टिशियस ज्यादा, उसको हो गया तो मुझे भी हो जाएगा, ऐसा। थोड़ा डर लगता है सब लोगों को, ऐसा है। ओके मैम। और अगर मैम किसी का एक्सीडेंट ऐसा कुछ सुना हो फिर उसके बाद से डर लगने लगा हो, तो क्या ये इम्प्रेशनेबल हो सकता है ना रुब्रिक? सिंपल ऐसा नहीं, वो फियर एलिमेंट्स फ्रॉम फियर फ्लाइट, ऐसा हम लेंगे। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। इम्प्रेशन में हम उसका इम्प्रेशन कैरी करते हैं ना, वो जब एक बार हमारे माइंड पे प्रिंट हो जाता है तो वहां पे हमको वो चीज मिलेगी कि उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद से उसके माइंड में छप गया, वो रह गया कि हाँ। तो वहां पर हम इम्प्रेशनेबल लेते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, कोई स्पाइडरमैन पे उनका फेवरेट होता है तो स्पाइडरमैन के कपड़े पहनेंगे, स्पाइडरमैन की तरह हरकतें करेंगे ना। इम्प्रेशन वो चीज रहती है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो मैम। नमस्ते सर। हाँ मैम। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो हम हॉरिबल थिंग्स का स्टोरी भी ले सकता है ना? हेलो।
सर हाँ सर, हॉरिबल सैड स्टोरी में क्या रहता है ना कि कुछ भी ऐसा जो हॉरर क्रिएट करता है, उदास करता है, कुछ भी ऐसा वो देखता सुनता है तो डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन इम्प्रेशनेबल में वो कैरी करेगा उसको उसके बाद भी। हॉरिबल वाला उस तरह से कैरी नहीं करता, वो जब सुनेगा देखेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जी मैम, जी आप सर, बताइए। जैसे इस केस में कैंसर के बाद सुना सुना है ना वो लेडी, तो उसके बाद तो कुछ भी तो इफेक्ट हुआ उसमें। सर देवाशीष सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैम। सुनाई दे मेरा। हाँ ठीक। हाँ हाँ मैम। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में जो लेडी था वो तो कैंसर की बात सुना है ना, इधर उधर से सुना है कि सिस्ट आगे जाके कैंसर हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे तो हॉरिबल थिंग शॉर्ट स्टोरी हो सकता है या नहीं, आप बताइए। नहीं, जनरली कैसे बोलते हैं अभी इधर हमारे आदि हुए हैं, लेकिन जब जो भी बोलते हैं पेशेंट ऐसा उसने डायरेक्ट नहीं, अभी इस साल हुआ है वो पिछले साल का केस है, लेकिन जो भी बोलते हैं गांठ है तो कैंसर है ऐसा, तो इसको ज्यादा तो फियर हो कैंसर, और इस कैंसर हो जाएगा तो हम सब बताते हैं उसको कि कैंसर नहीं है, सिस्ट है, नॉर्मली सिस्ट है, ऐसे सभी लेडीज में अभी गर्ल्स में भी है सिस्टिक पॉलीसिस्टिक। हालांकि उसकी लड़की है उसको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो वही सिस्ट नॉर्मल सिस्ट है, इसके पेट में भी है, लेकिन तो डरने की कुछ जरूरत नहीं, लेकिन इसको ज्यादा डर था कि वो कैंसर ना हो जाए, तो ज्यादा ये सुपरस्टिशियस ज्यादा लगा मुझे, क्योंकि हम सब वो साइंस स्टूडेंट है, तो वो डॉक्टर एक बता रहे हैं कि कैंसर नहीं होता, सिस्ट है, सिंपल ऐसा, फिर भी ये ऐसा बोल रही थी कैंसर हो जाएगा। तो हॉरिबल स्टोरीज पहले तो उसने नहीं सुना था, लेकिन अभी ये हुआ है कि उसको लगता है कि किसी का सुना नहीं, लेकिन बोलते हैं ना कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उसे ऐसा लगता था। तो इस केस में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आज मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको 7 साल पहले हार्ट अटैक आया था, बीच में उसकी मेडिसिन चालू थी, लेकिन एक बार वो आया था मेरे पास 4 इयर्स पहले, उसको मैंने उस टाइम कैलकेरा दिया था, और वो चला गया, बीच में आया नहीं, लेकिन आज वो आया था। मैंने पूछा कि आज कैसे आना हुआ, तो वो क्या बोलता है कि सब उसने बताया कि ऐसा है, वो ब्लड कैंसर होता है इसलिए मेडिसिन चाहिए, सब उसका सब मेडिसिन तैयार करके मैंने दिया। तो बाद में बोलता है कि वो सर सुतार सर आपने आपको पता है ना, तो हाँ मैंने मुझे पता है, तो वो चले गए, बोला चले गए, क्या हुआ था उनको, ऐसा ऐसा कैसे चले गए, ऐसा मैंने बोला तो चले गए, वो मर गए नहीं, उसको कोल्हापुर में एडमिट किया है, किस लिए, तो उसका ऑपरेशन है, 100% ब्लॉकेज है। और मुझे तो, मैंने उसको पूछा कि वो उसके बाद मैंने पूछा कि वो चले गए इसीलिए आपको डर लगा और आप आए क्या, तो हुए उसको 12 बजे उनको लेकर गए गाड़ी लेकर, और मुझे वो ऐसा लगा ज्यादा उसको तकलीफ बढ़ने लगी, मुझे भी कुछ हो जाएगा, मेरी भी डेथ होना जाए हार्ट की वजह से, उसको अभी 20% ब्लॉकेज है, उसकी ज्यादा कोई नहीं है, लेकिन उसको डर लगने लगा, वो स्टोरी उनकी सुनी और इसको डर लगने लगा। तो उस टाइम मैंने उसको अलीगढ़ दिया है, अभी देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है, लेकिन ये हॉरिबल स्टोरी उसकी सुनी है, उसको वो महीना भर उसको तकलीफ में थे, इधर उधर टेस्ट किए, सर घूमते रहे ऐसा, और उसके बाद जब उनको गाड़ी पर लेकर जा रहे थे गाड़ी से, तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया, वो उसके नेबर ने, कि ऐसा सर को कब तकलीफ हो रही है, और उसको ब्लॉकेज बताए हैं, और उनको अभी ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन करना चाहिए उनका। तो इसको वो छाती पकड़ के वो उसको डर लगने लगा कि मेरा भी कुछ ऐसा ना हो जाए, तो ये स्टोरी सुन के उसको डर लगने लगा, और ये क्लिनिक आया मेरे, तो ये हॉरिबल उसकी वो स्टोरी सुन के वो डर गया, ये मुझे ज्यादा लगा, ऐसा ऐसा मुझे ज्यादा लगा इस केस में। यस मैम। हाँ ये परफेक्ट है मैम। थैंक यू। Congratulations तो देवाशीष सर, उन्होंने पहले स्टॉक्स क्रैक किया है, बहुत अच्छी तरह एनालिसिस डाला है, और सभी को सभी ने अच्छी तरह पार्टिसिपेट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल।
जी मैम, वाइंड अप करें मैम? ओके, तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर संजीवनी मैम। बहुत ही बढ़िया केस था मैम, और बहुत अच्छे से रस्टॉक्स आपने एक्सप्लेन किया। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन के लिए। तो मिलेंगे अभी आप सभी से हमारी नेक्स्ट VC में। तो आज की इस VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड डे। थैंक यू सर जी, थैंक यू थैंक यू मैम। सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम, वेलकम। थैंक यू मैम।